तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आज की ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पूरे साल कुछ नहीं पढ़ते और ये सोचते हैं कि यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो मैं एग्ज़ाम में क्या लिख के आऊँगा। तो ये वीडियो ख़ास उन्हीं के लिए। मैं इस वीडियो में सिर्फ सिर्फ जो चैप्टर है हमारे वैश्वीकरण, उसमें से सिर्फ कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आए हूँ जिसे पढ़ने के बाद आप पेपर में कुछ ना कुछ तो लिख के ज़रूर आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप खाली छोड़ के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो मैंने बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए थोड़ा बहुत भी। एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले या फिर जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इन पॉइंट्स को नोट कर ले, ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो वैश्वीकरण, तो ये चैप्टर है हमारा वैश्वीकरण, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण का मतलब है विश्व के विभिन्न हिस्सों में पूंजी, वस्तुओं, श्रम, विचारों का मुक्त प्रवाह। प्रवाह का मतलब है आवागमन। तो वैश्वीकरण का सीधा सा मतलब है कि एक देश से दूसरे देश में पूंजी, वस्तुओं, श्रम और विचारों का आवागमन भी वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण का एक और अर्थ भी होता है, जी नीचे लिखा हुआ है। वैश्वीकरण का अर्थ है अपने देश की आर्थिक सीमा को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। इसका एक और मतलब भी होता है वैश्वीकरण का अर्थ है अपने देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। इसका मतलब भी वैश्वीकरण होता है। तो वैश्वीकरण आने के बाद क्या क्या बदलाव हुआ, उसके बारे में भी शॉर्ट में हम देखते हैं। तो पहला ये हुआ कि उन्नत प्रौद्योगिकी आई। दूसरा, लोगों का पारस्परिक जुड़ाव हुआ। और तीसरा, आर्थिक घटनाएं होने लगी। और चौथा, इसका विपरीत प्रभावी हुआ कि प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गई वैश्वीकरण आने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण के क्या क्या प्रभाव पड़े पूरे देश, या यूँ कह ले कि भारत में। तो देखते क्या क्या प्रभाव हुए थे। तो सबसे पहला था राजनीतिक प्रभाव। तो राजनीतिक प्रभाव में क्या क्या हुआ, आइए देखते हैं। राज्य की क्षमता या कार्यों में कमी आने लगी। वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता और कार्यों में कमी आने लगी। कल्याणकारी राज्य के स्थान पर न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य हो गए। जो पहले कल्याणकारी राज्य हुआ करते थे वो सिर्फ न्यूनतम हस्तक्षेप करने लगे अब राज्य के कार्यों में। बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक हो गया। जो बाजार है वो आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक हो गए। राज्य की शक्ति में वृद्धि हुई। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के बूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं और आर्थिक क्षमताओं से कार्य कर सकते हैं। तो राजनीतिक प्रभाव थे ये हमारे। तो आइए आर्थिक प्रभाव के बारे में देखते हैं। तो आर्थिक प्रभाव में क्या क्या हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं जैसे विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक में धनी, प्रभावशाली एवं विकास देशों का प्रभुत्व था। आयात प्रतिबंधों में अत्यधिक कमी आई। पूंजी के प्रभाव से पूंजीवादी देशों को लाभ हुआ। विश्व व्यापार में वृद्धि हुई। तो ये थे आर्थिक प्रभाव। आइए देखते हैं अब सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में। सांस्कृतिक प्रभाव, तो सांस्कृतिक समरूपता आई सबसे पहला। दूसरा, प्रत्येक देश की संस्कृति की मौलिकता प्रभावित हुई। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में वृद्धि हुई। जीन्स, क्लच, मैकडी कल्चर को बढ़ावा मिला। देशी संस्कृति लुप्त होती गई।
आइए देखते हैं मैकडॉलनीकरण क्या था। तो पश्चिमी संस्कृति का वर्चस्व होना, जिसे सांस्कृतिक समरूपता भी कहते हैं। तो मैकडॉलनीकरण का मतलब है पश्चिमी संस्कृति का वर्चस्व होना, जिसे सांस्कृतिक समरूपता भी कहते हैं। तो वैश्वीकरण के सकारात्मक पहलू क्या क्या थे, आइए उस पर ध्यान देते हैं। पहला था पूंजी का मुक्त व्यापार। दूसरा था लोगों की पसंद नापसंद का दायरा बढ़ जाना। विश्व के देशों के बीच संस्कृति का आदान प्रदान होने लगा। विदेशी निवेश बढ़ा। तो आइए देखते हैं वैश्वीकरण के नकारात्मक पहलू क्या क्या थे। पहला था अमीर और अमीर हो गए और गरीब हो गए। दूसरा, एमएनसी कंपनियां का कब्जा होने लगा। एमएनसी का फुल फॉर्म है मल्टीनेशनल कंपनी। इनका इनका कब्जा बढ़ने लगा। पश्चिमी संस्कृति ला दी जा रही थी लोगों पे। देसी संस्कृति लुप्त होती जा रही थी। तो आइए देखते हैं भारत और वैश्वीकरण। भारत और वैश्वीकरण का क्या संबंध हुआ, मतलब कि क्या परिणाम हुए, सकारात्मक हुए या नकारात्मक हुए, इसके बारे में बात करते हैं। तो स्वतंत्रता से पूर्व आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक तथा बने हुए सामान का आयातक देश बन गया भारत। जो पहले कच्चे माल, जो पहले अपने अपने जो अंतिम वस्तुएं थे उन्हें बेचा करती थी भारत, तो अब वो कच्चे माल बेचती है और उनसे बना हुआ पक्का माल हम खरीदते हैं। मतलब कि हम निर्यातक से आयातक बनते जा रहे हैं। दूसरा देखते हैं स्वतंत्रता के बाद स्वयं सामान बनाकर आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद की नीति अपनाना। और तीसरा है 1991 में लागू नई आर्थिक नीति द्वारा भारत ने वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति अपनाई। तो ये थे हमारे संस्कृतिकरण वैश्वीकरण वैश्वीकरण। तो ये थे हमारे वैश्वीकरण चैप्टर। इसका मैंने शॉर्ट्स में समझा दिया। मुझे पता है कि कई दोस्तों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि आपको पहले बुक पढ़ना पड़ेगा, तभी ये पॉइंट्स है, सिर्फ पॉइंट्स, ये डीपली इतना नहीं बताया गया इसमें। जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए नीचे कुछ प्रश्न भी हैं दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो इसे नोट करके आप सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो थैंक यू सो मच।